स्वागत है आपका हमारे इनोवेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी एनसीईआरटी बुक की जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति का महत्व सिर्फ फ्रांस के इतिहास में ही नहीं बल्कि इस क्रांति का प्रभाव विश्व के सारे देशों पर किसी न किसी रूप में हुआ है और यह आपके क्लास 9 के सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और विश्व इतिहास की समझ के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रांति क्या होती है। समाज में बहुत लोग इसका अर्थ विद्रोह लगाते हैं, विद्रोह से, लेकिन क्रांति का तात्पर्य होता है परिवर्तन। परिवर्तन किस चीज में परिवर्तन? तो व्यवस्था में परिवर्तन। व्यवस्था में परिवर्तन कैसे, आइए इसको समझते हैं। अगर किसी आर्थिक क्षेत्र में अगर किसी तरह का बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रांति कहेंगे। इसी तरह यदि सामाजिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक क्रांति कहेंगे। अगर राजनीतिक क्षेत्र में होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? राजनीतिक क्रांति। ठीक है, तो आप लोग क्रांति समझ गए होंगे। क्रांति किसे कहते हैं? यदि व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसे हम क्रांति का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ था, उसे इतिहासकारों ने फ्रांसीसी क्रांति का नाम दिया। इंग्लिश में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो घटना हुई थी 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम अपने पाठ से इसकी शुरुआत करें तो एक घटना के विवरण से आपके पाठ की शुरुआत होती है जिसे हम बास्तिल का पतन कर सकते हैं। क्या कहेंगे? बास्तिल का पतन। बास्तिल क्या था? बास्तिल एक किला था जो कहां था? पेरिस में। बास्तिल का किला कहां था? पेरिस में। आपको पता होगा कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, उस समय भी पेरिस ही फ्रांस की राजधानी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बास्तिल का पतन घटना की शुरुआत होती है। क्रांति के शुरुआत 14 जुलाई 1789 की सुबह। किस तारीख की सुबह? 14 जुलाई 1789 की सुबह पूरे पेरिस में एक भय का वातावरण बना हुआ था। किस चीज का भय? भय इस बात का था कि सम्राट वहां का था लुई शुरहवा, उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। सेना को क्या किया था? शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और पूरे शहर में अफवाह फैली हुई थी कि सम्राट कभी भी उनको गोली चलाने का आदेश दे सकता है, यानी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे सकता है। और इस भय से बहुत लोग डरे हुए थे और इसी भय का वातावरण में सभी लोग वहां के पेरिस के मुख्य भवन टाउन हॉल के सामने एकत्र होते हैं। करीब 7000 के आसपास पुरुष और मर्द दोनों, पुरुष और औरतें दोनों टाउन हॉल के सामने एकत्र होते हैं और वहां पर इनका जो लीडर था वो एक सेना के गठन का निर्णय लेते हैं। कैसी सेना? जनता की सेना, यानी जन सेना के गठन का निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब एक सेना तो बन गई, लेकिन ये सम्राट की सेना का सामना कैसे करेगी? उसके लिए हथियार चाहिए। तो हथियारों की तलाश में ये जो जन सेना का गठन हुआ था, ये लोग हथियारों की तलाश में सरकारी भवनों में प्रवेश कर जाते हैं। जबरदस्ती एकदम हड़कंप मच जाता है। सरकारी भवनों में क्यों प्रवेश कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि उन्हें आशा थी कि वहां से इन्हें हथियार मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पेरिस के पूर्वी भाग में सैकड़ों लोगों का एक समूह बास्तिल के किले की ओर चल पड़ता है।
बासरी किले के बारे में कहा जा रहा था कि वहां पर अच्छी खासी मात्रा में गोला बारूद मिल सकता है। ठीक है, बास्ती बास्ती एक किला था। किला आप लोग समझते हैं? किला किला एक तरह का बंद क्षेत्र होता है। किला क्या होता है? एक तरह का बंद क्षेत्र होता है जहां पर हर चीज की व्यवस्था होती है। जेल भी होता है, कुछ सैनिकों के रहने की व्यवस्था होती है, और कहीं कहीं तो देखेंगे कि उसमें अच्छे खासे समय तक बिताया जा सकता है, युद्ध की स्थिति में या संकट की स्थिति में। ठीक है, तो बासरी का किला वैसा ही किला था। ठीक है, तो लोग बासरी के किले के पास पहुंचते हैं और वहां पर बासरी के कमांडर के साथ उनकी झड़प होती है, जिसमें वहां का कमांडर यानी वहां का सेनापति मारा जाता है और लोग बासरी के किले को तोड़ देते हैं। उसके अंदर जो जेल बनी होती है उसको भी तोड़ देते हैं और जेल में 7 कैदी थे, 7 को छुड़ा भी दिया जाता है। हालांकि वहां से गोला बारूद बहुत भारी मात्रा में नहीं मिल पाता है जैसा कि इन्हें आशा थी। उसके बाद बासरी किले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, लोगों द्वारा उसे ढा दिया जाता है और उसके जो अवशेष, ढाने के बाद जो अवशेष जो मिलते हैं उन्हें बाजार में उन लोगों को बेच दिया जाता है जो इस घटना को स्मृति के तौर पर संजोकर रखना चाहते थे, अपनी यादगार बनाना चाहते थे। बासरी की इस घटना के बाद फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होती है और यह क्रांति धीरे धीरे फ्रांस के अन्य भागों में यानी कि देहाती क्षेत्रों में भी फैलती है। ठीक है, अधिकांश जो जनता थी वो पाव रोटी की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही थी। अधिकांश जनता पाव रोटी की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही थी। खैर, क्रांति के कुछ और भी कारण थे। पूरे 10 वर्षों तक फ्रांस में उथल पुथल मची रही और इस अंत का यानी क्रांति का अंत फ्रांस के शासक लुई सोलहवें को फांसी देने के साथ हुई। बाद में जब इतिहासकारों ने इस पूरे घटना की समीक्षा की तो उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के कई कारक बतलाए। फ्रांसीसी क्रांति के कई कारक बतलाए जिनमें से कुछ काफी महत्वपूर्ण थे और हम उन सभी कारकों को एक एक करके पढ़ेंगे। जो सबसे जो पहला कारक इतिहासकारों ने बताया और जो सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, ठीक है, क्या था ये? आर्थिक कारक को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा, ज्यादा नहीं, मात्र 15 साल। कब? जब 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में लुई सोलहवां फ्रांस का शासक बनता है। आपको पता होगा कि लुई सोलहवां बुर्बो वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? ये बुर्बो वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, मात्र 20 साल की आयु में इसकी शादी होती है। किसके साथ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनिएट के साथ। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनिएट से होती है। ठीक है, तो मेरी एंटोनिएट कौन हुई? लुई सोलहवां की पत्नी हुई। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1774 ईस्वी में लुई सोलहवां जो कि बुर्बो वंश का था फ्रांस की गद्दी पर बैठता है, फ्रांस का राजा बनता है। 20 साल की आयु में उसकी शादी किससे होती है? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनिएट से। ठीक है, जब वो राजा बनता है तो उसके सामने कई समस्याएं होती है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसका राजकोष एकदम बिल्कुल खाली होता है। खाली होने का कारण ये होता है कि फ्रांस काफी लंबे समय से युद्धों में फंसा हुआ रहता है, यानी कि काफी लंबे समय से जो फ्रांस और यूरोप में जो युद्ध जो चल रहे होते हैं उसके चलते फ्रांस के राजकोष बिल्कुल खाली हो गया रहता है। कौन से युद्ध? जैसे कुछ युद्धों के नाम आपको बता देते हैं, जैसे शतवर्षीय युद्ध, जो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था? 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, उसके अलावा जब लुई सोलहवां गद्दी पर बैठा यानी कि 1774 ईस्वी में,
तो उसके जस्ट 2 साल बाद 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चालू हो जाता है। वहां पर फ्रांसीसी सेना ब्रिटेन के विरुद्ध में अमेरिकी उपनिवेशों की सहायता कर रही होती है। उसमें भी काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। कहा जाता है कि फ्रांस पर 2 अरब लिब्रे का, लिब्रे वहां की मुद्रा है, 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से चढ़ा हुआ था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में के बीतने के पश्चात, जो कि 1776 में हुआ था, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1776 ईस्वी में। ठीक है। इस युद्ध के पश्चात फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज और बढ़ गया। तो टोटल कितना कर्ज हो गया? टोटल 10 + 2 यानी कि 12 अरब लिब्रे। 12 अरब लिब्रे का खर्च फ्रांस की सरकार पर था। और स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि जो दैनिक जो खर्च थे और राजमहल जो कि फ्रांस का राजा जहां पर रहता था उसे वर्साई का महल कहा जाता है, जो पेरिस से 6 मील की दूरी पर था। तो राजमहल का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी फ्रांस की। और जो भी पैसा आ रहा था, यानी टैक्सेस के माध्यम से, करों के माध्यम से, सारा पैसा कहाँ चला जा रहा था? इस कर्ज को चुकाने में। क्योंकि जिन्होंने भी कर्ज दिया था वो अपना पैसा अब मांग रहे थे, वे रुकने को तैयार नहीं थे। स्थिति दिन पर दिन क्या होती जाती? खराब होती। कर्ज देने वाले सरकार से 10% का ब्याज मांग रहे थे पूरी राशि पर। 10% का ब्याज, सोचिए कितना ज्यादा होता है। 100 रुपया में 10 रुपया, 100 रुपये में 10 रुपये का ब्याज कर्ज देने वालों द्वारा मांगा जा रहा था। और इनकम इतनी थी नहीं। रास्ता एक ही बचता था कि फ्रांस के राजा के पास कि किसी तरह इनकम को बढ़ाया जाए। और इनकम राजा कैसे बढ़ा सकता है? करों के माध्यम से। राजा पर बाध्य होकर नए करों को बढ़ाना पड़ा, नए कर लगाने पड़े, पुराने करों को भी बढ़ाना पड़ा। ठीक है। और फिर भी स्थिति काबू में नहीं आई। ठीक है। और धीरे धीरे इस स्थिति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली गई और ये क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बना। यानी आर्थिक कारक जो है, ये क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक था, जिसके चलते फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है। और उसने वहां की पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर डाला। क्रांति पूरे 10 सालों तक चली।